हेलो सभी को। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विथ अंकित में। तो इस वक्त हम दिल्ली का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। तो आज द इंडियन एक्सप्रेस 18 फरवरी को क्या क्या न्यूज़ में आया है, क्या क्या आर्टिकल्स निकले हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला आर्टिकल क्या है। तो पहला आर्टिकल है हरियाणा चीफ सेक्रेटरी जोशी इज न्यू इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार न्यू पोल पैनल चीफ। तो ज्ञानेश कुमार जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। तो ये सिलेक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। उससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी थे डॉक्टर विवेक जोशी, उनको इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है। तो पहले देखते कि कैसे होता है चयन। तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 के आर्टिकल 324 से 329 के बीच में, जहां हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो इसमें स्पेशली 324 का 2, इसमें हमें सीईसी के बारे में पढ़ना रहता है। तो ये चयन प्रक्रिया कैसे होती है, इसमें कौन कौन रहते हैं। तो इसमें जो कमेटी है तो उसमें पीएम रहेंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, और फिर उसमें जो अपोजिशन पार्टी रहते हैं उसके लीडर रहेंगे, और सीजीआई पर पार्लियामेंट में बिल पास हुआ जिसमें सीजीआई को हटा दिया गया है। तो अभी ये 3 ही रहते हैं जो निर्वाचन आयोग का, जो इलेक्शन कमीशन का जो चीफ कौन रहेगा उस पर फैसला करते हैं। तो इसमें रहता है 2:1, मतलब मेजोरिटी जिस साइड रहेगी वो सिलेक्ट होंगे। पर इसमें जो ये अपोजिशन के जो लीडर थे वो थे राहुल गांधी, जिन्होंने ये जो प्रोसेस चल रहा था इसको मतलब तब तक टालने को कहा था जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो पेटिशन डाला गया है, जिसमें ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पैनल से हटाया है उसके विरुद्ध उन्होंने पेटिशन डाला था। तो अब उसकी सुनवाई है कल, मतलब 19 फरवरी को। तो बोला गया कि तब तक से जो प्रक्रिया हो रही है इसको रोक दिया जाए, ताकि इसके बाद जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा उसकी नियुक्ति हो। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो हम अपने तरीके से देख लेंगे, प्रोसेस को ये कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि जो अभी का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, इनका जो कार्यकाल था वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो जो अभी नए बने हैं ज्ञानेश कुमार, वो कल से कार्यभार संभालेंगे। तो ये इलेक्शन जो भी होता है, चयन प्रक्रिया, ये कैसे होता है। तो इसमें जो पहले था, जब स्टार्टिंग हुआ था, तो ये स्टार्टिंग हुआ था 1989 से, जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ बनने का है, तब प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन है उसको मल्टी बॉडी बनाया था। तो मल्टी बॉडी में क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, फिर उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। पर जो ये बनाया था इन्होंने, तो जो राजीव गांधी के बाद दोबारा जो बने थे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह,
उन्होंने इसको फिर से सिर्फ एक ही पोस्ट पे ला दिया था, सीईसी पे, सिंगल बॉडी पे। फिर उसके बाद बने नरसिम्हा राव, तो उन्होंने फिर से इसको मल्टी बॉडी कर दिया, जो आज तक चला आ रहा है। तो अब इसको देखते हैं थोड़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो बैठक हुआ, उसमें जो नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, तो ज्ञानेश कुमार में मोहर लग गई। ये 19 कल से अपना पदभार संभालेंगे। तो और ये उनका कार्यकाल कब तक चलेगा? तो इनका जो कार्यकाल होता है वो या तो 65 साल तक या तो फिर 6 ईयर, दोनों में जो पहले हो गया तब तक इनका चलता है। तो अभी जो बने हैं, मतलब कल से जो पदभार संभालेंगे, पदभार ज्ञानेश कुमार, उनका चलेगा कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक। और जो इलेक्शन कमिश्नर नए जो बने हैं, पहले इलेक्शन कमिश्नर थे ज्ञानेश कुमार, जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। तो अब उनका पोस्ट, तो पहले ये थे ज्ञानेश कुमार इलेक्शन, वो अब यहाँ चलेगा, तो ये वाला पोस्ट खाली हो गया। तो यहाँ पे आए हैं डॉक्टर विवेक जोशी, जो हरियाणा के मुख्य सचिव थे और 1989 IAS बैच के अधिकारी थे। और वहीं पे जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? तो वो है सुखबीर सिंह संधू, और वो अपने पोस्ट पे जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। तो इस बैठक में राहुल गांधी ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि इस बैठक में कौन कौन था? तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इसमें, ये कैबिनेट मिनिस्टर नॉर्मली होम मिनिस्टर होते हैं। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें PM मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह थे, और लोकसभा में नेता, जो विपक्षी नेता होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो वहाँ पे राहुल गांधी शामिल हुए थे। तो इसी पैनल की जो सिफारिश थी उसके कारण ज्ञानेश कुमार नए CEC बने, और प्रक्रिया में 5 नाम दिए जाते हैं CEC बनने के लिए। तो उसमें से एक सिलेक्ट होता है, और मेजॉरिटी जिस नाम के पर रहती है उसे बना दिया जाता है। पर यहाँ पे राहुल गांधी ने नामों पर विचार करने से ही इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो बैठक ही क्यों हो रहा है, इसको अभी होना नहीं चाहिए था। जब फैसला आ जाता तब बैठक करते। तभी ये देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार है कौन। ज्ञानेश कुमार कौन थे? 1989 के IAS बैच अधिकारी। वो केरल में SC/ST डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वो चुनाव आयुक्त बनने से पहले होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी रहे थे, फिर संसद कार्य मंत्रालय में भी सेक्रेटरी रहे, फिर जो UPA सरकार के दौरान रक्षा मंत्रालय में भी तैनात रहे थे। तो अब तक ये चुनाव प्रक्रिया कैसे होती थी? क्योंकि अभी तो जो हो रही थी उसमें आपत्ति जताया गया था, तो इससे पहले जो होती थी वो किस तरीके से होती थी? तो अभी तक इसके लिए, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कानून, कोई मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया थी ही नहीं। ये जो भी नियुक्ति होती थी वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी। वो जिनसे चाहते थे बना सकते थे। और सचिव स्तर पे मौजूद या रिटायर हो चुके अधिकारियों की फिर एक सूची तैयार की जाती थी कि इनमें से फिर अब कितने लोगों की सूची तैयार होती थी, क्योंकि होते तो बहुत थे। तो कई बार ये सूची में 40-50 तक के नाम होते थे। तो इन्हीं सूची के आधार पे
लगभग 3 नामों का चयन होता था। फिर इन जो नाम थे वो जाते थे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पास, फिर वो इस पर विचार करते थे। इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके उनमें से एक नाम जो होता था वो राष्ट्रपति को भेजेंगे। उसके बाद और जो नाम भेजा गया उसमें प्रधानमंत्री का एक नोट भी जाता था जिसमें रीजन बताया जाता था कि ये क्यों चुने गए हैं। और इनका कार्यकाल जैसा कि बताया 6 साल तक होता है या तो फिर 65 एज तक। और इसी से मतलब चुनाव आयुक्त चुने गए। अब इन जो 3 चुने जाते थे ये 3 के लिए, उसमें से जो सबसे सीनियर होता था वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनता था। पर अभी इतना मतलब राहुल गांधी ने आपत्ति क्यों जताई? क्योंकि CEC और EC की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ अपने फैसले में जब कहे थे, कब कहे थे? 2 मार्च 2023 को। तो 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ बैठी थी उसमें कहा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल करेगा। ठीक है, तो पैनल में कौन कौन होंगे? इसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा विपक्ष का नेता होंगे, जो विपक्ष के लीडर होंगे वो, फिर एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और फिर एक हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते नहीं थे, सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में फैसला होता था कि उन्हें किसे बनाना है। ठीक है, तो यह कमेटी जो भी ये थी ये नाम डिसाइड करके जो CEC और EC के राष्ट्रपति के पास वो नाम भेजेगी। तो उसके बाद राष्ट्रपति जो होंगे वो इस पर मुहर लगा के इसको मतलब मुहर लगा देंगे इसके नाम पे और फिर नियुक्ति हो जाएगी। तो और कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जो प्रोसेस है और ये जो पैनल है ये तब तक लागू रहेगा जब तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कोई कानून नहीं बन जाता। कि कोई प्रॉपर कानून जब तक नहीं बनता तब तक से इसी के हिसाब से नियुक्ति चलेगी। पर इसके तो ये फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट का, इसके खिलाफ 21 दिसंबर 2023 को चुनाव नियुक्ति से जुड़ा चुनाव आयुक्त नियुक्ति से जुड़ा एक बिल पास हो गया जिसमें केंद्र सरकार CEC और EC की नियुक्ति, सेवा, शर्तें और कार्यकाल से जुड़ा एक बिल लेकर आई थी। इसके तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा। तो इस 3 सदस्यों के पैनल में से ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम हटा दिया गया। इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। नॉर्मली जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उसमें होम मिनिस्टर ही रहते हैं और इन्हें बाहर कर दिया गया। 21 दिसंबर 2023 को यह बिल दोनों सदनों में पार हो गया। तो अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल क्या है? अगला है US रशिया टू होल्ड टॉक इन सऊदी अरेबिया टुडे ऑन एंडिंग वॉर, यूक्रेन नॉट इनवाइटेड। तो पिछले ही लास्ट न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि US ऑफिशियल सऊदी अरब जा चुके हैं। वहाँ पे रशिया के साथ जो वॉर हो रहा है उसको रोकने के लिए बातचीत होना है और अमेरिका और रशिया का जो इम्पोर्टेंट जो उनका जो रिश्ता है उसको और मजबूत करने के लिए होने वाला था। अब रशिया की तरफ से कौन जाने वाला था ये अभी डिसाइड कल नहीं हुआ था। तो देखते हैं आज क्या क्या दिया है।
जेलेंस्की से वॉन्ट एक्सेप्ट द आउटकम इफ कीव डजंट टेक पार्ट। ठीक है, तो सीनियर अमेरिकन, तो यहाँ पे सीनियर अमेरिकन एंड रशियन ऑफिसर वो आज मीटिंग है जिसमें वो लोग आपसी रिश्ते मजबूत करने और जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है उसको निगोशिएट करके ख़त्म करने पे बात करेंगे। और ये जो मीटिंग है वो ऑलमोस्ट 3 साल के बाद हो रही है, जब से रसिया ने यूक्रेन पे वॉर करना, अटैक करना शुरू किया था उसके। और ये जो वार्तालाप जो भी होगी वो ट्यूसडे को सऊदी अरेबिया में होगी, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। जब रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया था तब सभी देशों ने इंक्लूडिंग अमेरिका तो आइसोलेट कर दिया था रसिया को, उनसे कोई भी किसी प्रकार का ट्रेड सब ख़त्म हो गया था। तो इस मीटिंग के बाद वो शायद उल्टा होता दिख रहा है। इसके बाद शायद रिश्ते मजबूत होंगे, ट्रेड शुरू होगा, इन्वेस्टमेंट शुरू होगा एक दूसरे देशों में। और इस मीटिंग के बाद शायद यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी एक मीटिंग कर पाए। इस मीटिंग जो भी हो रहा है उसके लिए फ्रांस ने पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को मिला के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है कि जो भी इनका होगा उस पर रिस्पॉन्ड क्या करना है, कैसे करना है उसको लेकर। तो अब रसिया से जा कौन कौन रहा है इस मीटिंग में? तो रसिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव और पुतिन फॉरेन अफेयर एडवाइजर यूरी उसाकोव सऊदी कैपिटल के लिए मंडे को वहाँ से निकल गया है, ऐसा रसिया स्टेट टीवी के अकॉर्डिंग। जो कि सऊदी अरब में जाके आज के दिन वहाँ के यूएस सेक्रेटरी ऑफिसर मार्को रूबियो, एनएसए माइक वॉल्स और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात करेंगे, जिस मीटिंग में यूक्रेन पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि उनसे इनवाइट नहीं किया गया है। तो ये मीटिंग के बारे में एक बार डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है। तो यूक्रेन जंग के समाधान में यूक्रेन रसिया का जो भी जंग हो रहा है वॉर को मतलब ख़त्म करने के लिए यूएस और रसिया के बीच सऊदी अरब में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है आज। ठीक है, इसमें कौन कौन आएंगे? रसिया से 2 ऑफिसर आएंगे। इसकी पुष्टि जो वहाँ के प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको क्रेमलिन कहते हैं, वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन है दिमित्री, उन्होंने ये खबर हम तक दी है। फिर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पुतिन के विदेश नीति सलाहकार मतलब फॉरेन अफेयर मिनिस्टर यूरी उसाकोव दोनों आज निकल चुके हैं वहाँ से सऊदी की कैपिटल के लिए रियाद। और इस शांति वार्ता में यूक्रेन नॉट इनवाइटेड। तो यूक्रेन का कहना है कि जो भी यहाँ का फैसला होगा जब तक से उन्हें मतलब प्रेसिडेंट को जेलेंस्की को या कोई भी ऑफिशियल को ना बुलाया जाए तब तक से वो जो भी फैसला उसे नहीं मानेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स नंबर ऑफ प्लीज ऑन प्लेस ऑफ वर्शिप। तो ये क्या है चलिए देखते हैं। बेंच रिफ्यूजेस टू हियर फ्रेश
read please adjourn matter to April. Expressing dismay over the number of petitions being filed on the place of worship, Special Provision Act 1991. The Supreme Court on Monday refused to entertain fresh writ petition in the matter. मतलब कि बहुत सारे पिटीशन फाइल हो रहे हैं मंदिर मस्जिदों को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया ऐसा पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में लेने से मना कर दिया है। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जितने भी वर्शिप प्लेस है उससे जुड़े हुए 7 याचिकाओं की जो सुनवाई होने वाली थी वो टाल दी है। दरअसल ये जो बेंच, इसकी सुनवाई 2 जजों के बेंच में होनी थी। पहले थे तो इसको लेके जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के बेंच ने, मतलब ये इनकी सुनवाई करनी थी, तो इन्होंने कहा कि आज मंडे को सिर्फ 2 ही बेंच बैठी है और केसेस बहुत सारे हैं, तो ये जो मामला है इसको हम लोग किसी और दिन मतलब देखेंगे, क्योंकि जज की आज कम जज आए हुए हैं। तो इसके लिए सीजीआई ने कहा है कि इस मामले में दाखिल जितने भी इंटरवेंशनल एप्लीकेशन है कि वो आज ऐसा कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि इसकी भी कोई एक लिमिट होती है। तो अब जो भी सुनवाई होगी वो अप्रैल में तक रोक दी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पिटीशन आ रहे थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो जैसा कि हमारे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 3 में मेंशन है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी धार्मिक स्थलों में बदलाव नहीं होगा। मतलब धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा या सेव रखा जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को थे। जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई तोड़ के बनाया गया, अगर यह साबित भी हो जाता है तो वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूर में दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया साबित हो गया, तो भी उसको वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता, जो है वही रहेगा। तो अभी जो पिटीशन चल रहा है या जो जैसे कि अभी ख़त्म हुआ था अयोध्या में राम मंदिर का मैटर था, तो उसका भी कोर्ट ने फैसला सुना दिया। और अभी जो बचे हुए उसमें क्या क्या है, एक तो मथुरा का है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद था। फिर कहाँ पे, वाराणसी, यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद ये विवाद था। काशी विश्वनाथ मंदिर वर्सेस ज्ञानव्यापी मस्जिद, जिसका भी काम चल रहा है। फिर संभल में था जहाँ जमा मस्जिद में
हरिहर मंदिर का दावा था। फिर चौथा अजमेर, जहाँ का अजमेर शरीफ दरगाह में महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्या न्यूज है। अगला है कि कतर आमिर स्टार्स विजिट ट्रेड एनर्जी एंड टेक टाइज ऑन टेबल। तो कतर के जो आमिर है, आमिर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन के जो भारत दौरे पे वो मंडे को आ गए हैं। तो उसके लिए कतर के आमिर प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बात करेंगे। वार्ता करेंगे और इसके बाद वो प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करेंगे। तो जब वो आ गए हैं तो वो अब जाएंगे जब प्रेसिडेंट हाउस या प्रेसिडेंट, वहाँ उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है वो उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। आमिर अल थानी कल रात यानी 17 फरवरी को भारत पहुंचे थे। इसके लिए खुद पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। तो और उनके साथ प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। और ये 17 तारीख का है, 2 दिन के भारत यात्रा पे। ये मतलब जो भी मीटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि लगभग 90 लाख इंडियन है जो वो दुबई, कतर ऐसे जगह पे रहते हैं। जैसे कि कुवैत में 10,726 इंडियन है। फिर कतर में 8,35,000 है। यूएई में कितना है? 35,54,474। ओमान में कितने हैं? 6,73,000। फिर बहरीन में कितने हैं? 3,50,000। फिर सऊदी अरब में कितने हैं? 26,45,302। तो ये जितने भी है ये सब अरब देशों में रहते हैं। तो ये जो मीटिंग होने वाली है वो इनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि कुछ टाइम पहले कतर में ही हमारे कुछ लोगों को वहाँ पे मतलब सज़ा मिला था, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने छुड़ा के लाए थे। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला एक आर्टिकल निकला था, ओपनिंग ए डोर, ड्राफ्ट बिल अलाइन प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन केरला हैज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म स्टेट्स हायर एजुकेशन सिस्टम। तो केरल के एजुकेशन सिस्टम पे यहाँ पे बात हो रही है। तो केरल में सेंसस के अकॉर्डिंग, मतलब जनगणना, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है। तो 4 decades Kerala's education system has been marked by paradox,
even as school education thrived and was held up as a source of state pride। मतलब जो केरला का एजुकेशन सिस्टम है वो वहाँ के लिए और पूरे देश के लिए प्राइड का बात रहता था, क्योंकि जो लिटरेसी रेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा था। पर द लिमिटेशन ऑफ इट्स हायर एजुकेशन सिस्टम लेड मेनी स्टूडेंट टू लीव द स्टेट इन द परस्यूट ऑफ बेटर ऑप्शन एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। पर जो वहाँ के हायर एजुकेशन है, स्पेशली जो 12 के बाद, क्योंकि 12 तक वहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, पर 12 के बाद जो वहाँ के हायर ऑप्शन है एजुकेशन के, तो वो लिमिट है, वहाँ पे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको स्टेट छोड़ना पड़ रहा बेटर परस्यू करने के लिए या फिर कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए। लास्ट वीक्स डिसीजन बाय केरला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट led government to rectify a draft bill that would permit private university to operate in the state has the potential to change its predicament, stem the outflow of students and going forward perhaps even transform the state into education hub। तो लास्ट वीक जो केरला के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है तो उसने एक ड्राफ्ट बिल मतलब रेक्टिफाई किया जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी केरला में उसको इंक्रीज करने का, ताकि जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं वो वहीं पे पढ़े, वहीं पे ग्रो करे और एक टाइम ऐसा हो जब केरला एजुकेशन हब के नाम से जाना जाए। The draft bill marks a welcome shift in policy, especially in light of the CPM historical opposition to opening up the higher education sector to private players. The issue has indeed long been contentious। तो जो ड्राफ्ट बिल आया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी खोले, क्योंकि जो CPM है वो उनका मतलब थिंकिंग था कि जितनी चीज़ें वो पब्लिक सेक्टर पर जाए, मतलब सरकार के अंडर में रहे, प्राइवेटाइजेशन ना करे। तो प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो उनके क्या बोलते हैं जो प्राइस है, फीस हो गया कॉलेज का या प्राइस हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जितने भी दाम है वो सब इंक्रीज ज़्यादा चले जाएंगे। तो इसके लिए नहीं वो अपोज कर रहे थे, बट ड्राफ्ट बिल पार होने के बाद अभी वो दोबारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। There have been massive protests against previous attempt to open up higher education, most notably in 1995, when during an agitation against the Congress-led United Democratic Front government opening of a medical college in the cooperative sector, 5 Democratic Youth Federation of India workers were killed in police firing। तो सेम चीज़ कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट ने 1995 में करने की कोशिश किया था, जहाँ पे वो हायर एजुकेशन खोलना चाहते थे, स्पेशली ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो स्टूडेंट ने ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो जिसमें 5 डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्कर वेर किल्ड इन पुलिस फायरिंग। तो द CPM had also vehemently protested against the A.K. Anthony-led Congress government's decision in 2001 to start self-financing engineering and medical college to address the issue of students migrating to other states for higher education। तो 2001 में भी जब A.K. एंथनी ने जब कांग्रेस गवर्नमेंट को लेड करते थे तब ऐसा डिसीजन लाया था कि सेल्फ फाइनेंशियली इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जो माइग्रेट कर रहे हैं उनके इशू को देखें और जो अदर स्टेट जा रहे हैं उनको कम करें। तो उसका भी विरोध CPM द्वारा किया गया था। As well as 2014 decision by the Women Chandy
गवर्नमेंट टू ग्रांट ऑटोनॉमी एट टू रेप्यूटेड आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज इन द स्टेट। तो 2014 में भी सेम चीज़ किया कि जब वुमेन चांदी गवर्नमेंट जो आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज स्टेट में खोलना चाहते थे, उसके अगेंस्ट भी सीपीएम ने प्रोटेस्ट किया था। देयर हैज सिंस बीन ए सॉफ्टनिंग ऑफ स्टांस। तो अब तब से अभी तक थोड़ा सा मतलब जो उनका अपना पक्ष था सीपीएम का, उसमें थोड़ी सी नरमी आई है। एज हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु पॉइंटेड आउट लास्ट वीक दिस वॉज इनएविटेबल एट द टाइम व्हेन कंपटीशन हैज शार्पन। मतलब जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु ने पॉइंट आउट किया था पिछले हफ्ता कि ये अब टाइम आ गया है जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अपना भी एक स्टेट में भी इंस्टीट्यूट खोला जाए। द डिसीजन टेकन लास्ट ईयर टू इंस्टीट्यूट ए 4-year अंडरग्रेजुएट फॉर्मेट एट ऑल यूनिवर्सिटी वाज आल्सो ए स्टेप इन दैट डायरेक्शन। मतलब आखिरी साल जो भी मतलब 4-year अंडरग्रेजुएट फॉर्मेट एक निकालने वाले थे, हर यूनिवर्सिटी में वो काम करता है जैसे कि ग्रेजुएशन का काम होता है। Among the changes introduced were a uniform academic calendar, greater flexibility for students in choosing subject, allowing them to design their own curriculum। तो ये था हमारा ओपनिंग ए डोर पे। अब देखते हैं आज का आखिरी टॉपिक क्या है। द डॉन क्वेक इन दिल्ली। द कैपिटल लाइज इन द अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट where the formed layer of rock sometimes release stress in the form of earthquakes. This mechanism is different from the one that trigger quakes in the Himalayan region. तो जैसा कि न्यूज़ में देखा होगा कि कल सुबह दिल्ली में अर्थक्वेक आया था। तो दिल्ली इज नो स्ट्रेंजर टू अर्थक्वेक, बट द वन दैट occurred before dawn on Monday was slightly different. दिल्ली में वैसे तो भूकंप आते रहते हैं, पर जो मंडे को आया था वो थोड़ा अलग था। क्यों? क्योंकि mostly the tremors experienced in Delhi from time to time are from earthquakes that originated elsewhere, sometimes as far away as Afghanistan। जैसे कि सबको पता है कि अर्थक्वेक आया था, तो ये अलग क्यों था? क्योंकि आज तक जितने भी आए हैं वो अर्थक्वेक ऐसे होते थे जो कहीं और पे उनका फोकस हो या सेंटर बना हो, मतलब दूर से दूर अफगानिस्तान तक का भी रहता था तो आता था। पर जो मंडे को आया था 4 मैग्नीट्यूड का, वो दिल्ली में ही उसका सेंटर था। कहाँ पे? धौला कुआं पे। और कितना? ज़मीन से अराउंड 5 किलोमीटर डेप्थ में था। मतलब ये जो अर्थक्वेक था पिछले 5 सालों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक था दिल्ली में। मतलब ये जो है नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के डाटा के हिसाब से। और उसी के कुछ घंटे बाद कपल ऑफ आवर लेटर सिवान में बिहार है, मतलब बिहार में सिवान है, वहाँ पे एक सेम अर्थक्वेक आया था 4 मैग्नीट्यूड का। 4 मैग्नीट्यूड का अर्थ कोई ज़्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं होता है, जिससे कोई डैमेज नहीं होता है। तो और कोई डैमेज अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अब देख लेते थोड़ा सा मैप में क्या है। दिल्ली यहाँ पे है, ये रहा दिल्ली। यहाँ पे है दिल्ली और ये आता है आपका अरावली रेंज। ये वो पहाड़ है जो कि कभी हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था, पर धीरे धीरे ये नीचे होते गया और जिसके मूवमेंट से अर्थक्वेक आते रहता है। तो जो इंडिया है उसको 5 जोन में बांटा गया है। जोन 5 वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन, जोन 4 हाई डैमेज रिस्क जोन, जोन 3 जहाँ पे मॉडरेट डैमेज होता है, जोन 2 लो डैमेज, और जोन 1 जो होता है जहाँ पे नहीं आता है। जोन 1 जहाँ पे नहीं आ सकता, पर ऐसा कोई जोन है इंडिया में तो नहीं है।
अब देखिए जहाँ पे डार्क रेड है ये आते हैं जोन 5 में, जैसे कि भुज गुजरात में ये रहा, दरभंगा ये रहा बिहार, गुवाहाटी असम, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट तो पूरा जोन 5 में आता है। गुवाहाटी, इम्फाल, असम, नागालैंड, ये रहा हिमाचल प्रदेश, फिर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, ये सब हो गए, शाम जम्मू कश्मीर श्रीनगर, तो ये सब जो है जोन 5 में आता है। और दिल्ली है जो जोन 4 में, जो लाल से हल्का ये ऑरेंज है जो ये जोन 4 है। फिर जो येलो है जोन 3, और जो एकदम लाइट येलो है वो आता है जोन 2 में। तो जोन 2 लेस रिस्की है। तो दिल्ली है जो दिल्ली सिस्मिकली एक्टिव एरिया है, मतलब जोन 4 में आता ही है। तो अर्थक्वेक एंड हियर इज नॉट ए सरप्राइज, अर्थक्वेक यहाँ पे ना सरप्राइज की बात नहीं है। 5 साल में बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं, पर ये अलग था क्योंकि इसका सेंटर भी दिल्ली में ही था। तो दिल्ली अरावली रेंज में भी आता है। अरावली रेंज क्या हो जाता है, अरावली मतलब कि एक फोल्ड माउंटेन टाइप का होता है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली लाइज इन नोन एज अरावली दिल्ली बेल्ट, कहाँ से सदर्न ईस्टर्न राजस्थान से हरियाणा एंड दिल्ली तक लाई करता है। तो ये अरावली का मतलब माउंटेन है, वो कैसा है, तो अर्थक्वेक था। जो अर्थक्वेक क्या होता है, एक मतलब वेव होता है जो ग्राउंड के नीचे ट्रैवल करता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है, आप अर्थ देख रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे फोकस बना, या यहाँ पे फोकस है, तो यहाँ से वाइब्रेट हुआ, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये बॉडी वेव हो जाता है, इसको कहते हैं बॉडी वेव। जो सरफेस से जब टकराया तो फिर सरफेस वेव चलेगा। तो यही हो गया। अब अरावली क्या है, मतलब कैसा है अरावली, एक फोल्ड मतलब रॉकी माउंटेन है, और जो टकरा के एक जगह बेंट हो गया है या फोल्ड हो गया है। तो जब भी ये फोल्ड होता है, जो फोल्ड होने जो स्ट्रेस बना है, वो जो स्ट्रेस रिलीज होता है, तो फिर उससे अर्थक्वेक आते हैं। तो दिल्ली में इसी टाइप से फोल्ड और बेंट हो गया, जो रिलीज करता है स्ट्रेस, तो वो अर्थक्वेक आ गया। और जो रिलीज वाला है वो जो हिमालय रेंज में आता है अर्थक्वेक, उससे बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हिमालय रेंज में जो अर्थक्वेक आता है वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके डाइवर्जन से आता है। क्योंकि जो हिमालयन प्लेट है, मान लीजिए ये हिमालय प्लेट है, ये जो इंडिया का है वो टकराया था जब, तो उससे हिमालय बना है। तो जो हिमालय टकराने से बना, वहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है, ये जो प्लेट है जो ये टकरा रहा है, और ये जो प्लेट है, इन दोनों का जब ये होता है एक दूसरे की तरफ एक दूसरे खींचते हैं, तो ये अर्थक्वेक पैदा करते हैं। और जो यहाँ पे है अरावली में, वो जो फोल्ड हो गया है या स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस रिलीज हुआ, ये फोल्ड है जो कम हुआ, तो उससे अर्थक्वेक आया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।